हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आयुषी एंड वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग ये सीरीज चल रही है, ये सोशलाइजेशन की प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जो आपका सामाजिकरण है। ठीक है, जो आपका सामाजिकरण है, इसकी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये जो सामाजिकरण है, मतलब जो सोशलाइजेशन है आपका टॉपिक, ये हमने डिस्कस कर लिया था सीडीपी में। ठीक है, सीडीपी में भी हम लोग टॉपिक वाइज चल रहे हैं और साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। तो सीडीपी में हम लोगों का ये टॉपिक कवर हो गया था, जो आपका सोशलाइजेशन है एंड और जो जेंडर है। दो टॉपिक मैंने एक साथ कवर किए थे और यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस की आज सोशलाइजेशन की लास्ट क्लास है। ठीक है, आज सोशलाइजेशन आपका बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। कल हम लोग जेंडर से रिलेटेड मतलब जो प्रैक्टिस है वो हम लोग कर लेंगे। तो ऐसे आपका दोनों टॉपिक कवर हो जाएंगे। यहाँ से आपके 2 नंबर बन जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका सोशलाइजेशन से 100% आता है और दूसरा नंबर आपका जेंडर से आता है। ठीक, तो आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इसको लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा, क्योंकि आज मैंने 10 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, 10 क्वेश्चन लिए हैं। आपका सोशलाइजेशन से 50 क्वेश्चन मैंने आज की क्लास मिला करके आपके कुल मिला के पूरे 15 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इतना एक टॉपिक से क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा इनफ हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसमें कुछ प्रीवियस के क्वेश्चन भी डाले हैं और कुछ जो संभवतः बन सकते हैं आपके इस टॉपिक से, जो आपका सोशलाइजेशन है। ठीक है, वो हमने लिए हैं। तो ये काफ़ी वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये क्लास, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। यहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। एंड अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, अगर आप सीटेट की बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि मैं आपको सिर्फ एनसीईआरटी बेस ही पढ़ाने वाली हूँ यहाँ पे, और कुछ भी कहीं से भी कुछ मैं नहीं पढ़ा दूंगी, क्योंकि मैंने जैसे अपना खुद का सीटेट सेल्फ स्टडी करके, क्योंकि मैंने यूट्यूब का सहारा लिया था थोड़ा बहुत, बाकी मैंने खुद से पढ़ाई की और मेरा सीटेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया है। तो वैसे ही मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों की भी मदद कर सकूं और आप लोगों का भी सीटेट क्लियर हो जाए, क्योंकि बहुत ऐसे लर्नर्स हैं जिनका 1 नंबर से 2 नंबर से रह जाता है और वो मिनिमम 2 4 से 5 बार उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है, उनका सीटेट क्लियर नहीं हो पाया है। तो सीटेट क्लियर होगा, क्योंकि आप जब खुद से करोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, जब आप सेल्फ स्टडी करोगे तो आपका माइंड डेवलप होगा, आपको समझ आएगा। वो सीटेट जो होता है, ये रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आपने कुछ पढ़ लिया, मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ा दिया तो ये सेम ऐसा आ जाएगा क्वेश्चन, ये बिल्कुल भी कहना गलत होगा। लेकिन हाँ, इससे रिलेट करके क्वेश्चन आएगा। तो जब आप समझोगे कि हाँ, ये क्वेश्चन ऐसा है, इसको ऐसे डील करना है, तो वहां पे आप जाके अच्छे से कर पाओगे। तो जो सीटेड है वो प्रेजेंट ऑफ माइंड देखता है आपका, कि आप बच्चे को कैसे डील कर पा रहे हो। ठीक है, कि आप बच्चे को कैसे डील कर पा रहे हो, अपने क्लासरूम को कैसे परफेक्ट बना सकते हो, बच्चों को कैसे आप बेहतरी की तरफ ले जा सकते हो। तो सीटेट इस पे निर्धारित होता है। और जो भी आपका सीटेट इस पूरा, ठीक, ये पैथोलॉजी पे निर्धारित है। अगर आपकी पैथोलॉजी स्ट्रांग है तो आप सीटेट क्लियर कर सकते हो, और पैथोलॉजी आपकी सीडीपी से अच्छी होगी, ये आपकी सीडीपी से अच्छी होगी। तो आपको सीडीपी बहुत अच्छे से कवर करना है। जब आप सीडीपी बहुत अच्छे से कवर कर लोगे तो सीडीपी में आप 30 ऑफ 30 आ जाएंगे, बट अदर्स में आपके 15 नंबर भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये सीटेड मतलब सीडीपी जो है काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट रहती है आपके सीटेड एग्जाम में। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग कंप्लीट करिएगा। मैंने सीडीपी में कौन कौन से टॉपिक आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो वो जाके जरूर देखिए। वो मैंने सिर्फ 10 से 15 मिनट की वीडियो बनाई है, और वो 10 से 15 मिनट आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक अच्छा एग्जामिनर पूछता है, आपके हर बार एग्जाम में वो टॉपिक आए हुए हैं। तो उनको बिल्कुल भी वो वीडियो को मिस मत करिएगा, वो लोग आप जाके देख सकते हैं, वहां से आपको काफ़ी कुछ हेल्प होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक जो है, ये प्रैक्टिस सीरीज है हम लोगों की। आज सोशलाइजेशन बिल्कुल भी अच्छे से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। कल हम लोग जेंडर की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला रहा क्वेश्चन, आ टीचर कैन एड्रेस डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम। मतलब एक शिक्षक अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। जो एक शिक्षक है, क्योंकि एक क्लास में हर प्रकार का बच्चा होता है। मान लीजिए कि एक क्लास में 30 बच्चे हैं, तो 30 बच्चे एक समान नहीं होंगे। आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चे भी एक जैसे समान नहीं होंगे। 2 लोगों के फिंगरप्रिंट भी एक समान नहीं होते हैं। तो उसी प्रकार से 2 बच्चे भी एक समान नहीं हो सकते। फिर तो क्लासरूम है, क्लासरूम में तो 30 बच्चे होते हैं, संभवतः 20 होंगे, 25 होंगे। तो क्या सारे बच्चे एक समान होंगे? नहीं होंगे। तो जो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक शिक्षक के रूप में जो विविधता है, मतलब कक्षा में हर प्रकार का बच्चा आता है, हर प्रकार का बच्चा है।
किसी को देख के ज़्यादा समझ आ रहा होगा तो किसी को एग्जाम्पल से समझ आ रहा होगा, किसी को एक्टिविटी करा के बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, किसी को ऐसे ही मतलब नॉर्मली अच्छे से समझ लेता होगा। तो हर प्रकार का बच्चा होता है। जब हर प्रकार का बच्चा है तो उसको आप कैसे उसके साथ डील करोगे ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन है, आप यहाँ कर लोगे। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन सेम अगर आपके एग्जाम में ऐसा ही पूछ लिया जाए तो ये कहना गलत होगा। बट हाँ, यहाँ से आपको ये समझ आ जाएगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया है तो आपको कैसे समझना है, आपको कैसे प्रेजेंट ऑफ माइंड लगा के सीटेट एग्जाम में क्लियर करना है। तो ये आपका रहता है कि प्रैक्टिस से आपको ये समझ आ जाता है। बाकी अगर ये आप मान लो कि सेम ऐसा क्वेश्चन छप जाएगा तो छपता नहीं है। आप लोग ये बात भी अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसके हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है विविधताओं को स्वीकार करें और उसे महत्व दें। ठीक, जो आपकी विविधता है उसको आप स्वीकार करें और उसको महत्व दें। तो ये बात सही है क्योंकि आपके क्लासरूम में हर प्रकार का बच्चा होगा। ठीक है, किसी की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं होगी, किसी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होगी। तो आपको इंक्लूड करके चलना है एज अ टीचर। आपको ये फील नहीं कराना है बच्चे को, सभी को साथ लेकर चलना है। ये फील नहीं कराना है कि मतलब तुम नीची कास्ट के हो या तुमको कम अच्छे से याद आ रहा है या तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं करना है। हर बच्चे की नीड के अनुसार आपको उसको आगे बढ़ाना है। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन सही है, पॉजिटिव है। बी देख लेते हैं। बच्चे की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करें। बिल्कुल सही बात है कि जो बच्चा है, जैसा भी उसका समाज है, जैसा भी उसका कल्चर है, जैसी भी उसकी संस्कृति है, जैसी भी उसकी भाषा है, ठीक है, तो उसको आपका टीचर के रूप में एक्सेप्ट करना है। उसको एक संसाधन के रूप में लेना है, एक रिसोर्स के रूप में लेना है। क्योंकि जो बच्चे का पूर्व नॉलेज है उसी पे आप उसको आगे बढ़ाओगे। वही मतलब जो उसका पूर्व नॉलेज है उसी को आप आधार बना के आगे बढ़ाओगे। जो पूर्व नॉलेज होता है यही बच्चे की नींव होती है। जैसे कि आप घर बनाते हो तो नींव पहले पड़ती है, फिर जाके आप घर बनाते हो। ऐसा भी कभी हुआ है कि नींव ना बनी हो घर बन जाए? तो वैसा ही यहाँ पे है कि बच्चे का जो पूर्व नॉलेज है उसी को हम आधार मान के, उसी को नींव की मान के बच्चे को हम आगे बढ़ाते हैं। तो जो बच्चे की संस्कृत है, जैसी भी है उसकी संस्कृत, उसको हमको टीचर एज अ टीचर के रूप में उसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, उसको सम्मान देना है और इंक्लूड करके बच्चे को आगे बढ़ाना है। तो आपका बी भी ऑप्शन सही है। सी देख लेते हैं हम लोग। विभिन्न विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करें। बिल्कुल सही बात है कि मतलब हर प्रकार की एक्टिविटी आप कराएं। अगर बच्चे को देख के नहीं समझ आ रहा है तो आप एक्टिविटी करा दीजिए। अगर बच्चे को ऐसे नहीं समझ आ रहा तो आप ग्रुप में एक्टिविटी कराइए या वाद विवाद करवा दीजिए या फिर मतलब कोई एक्टिविटी या कोई एग्जाम्पल दे के पढ़ाइए। तो जैसे मतलब बच्चे को समझ आ रहा है आप लोग वैसे एक्टिविटीज क्लासरूम में कर सकते हो। डी देख लेते हैं। मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान्य मानदंड निर्धारित करें। ये आपका कहना गलत होगा कि आप लोग सभी को एक समान निर्देश दे दीजिए कि हाँ सभी को एक वर्क करके लाना है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा होगा, सभी को आप ऐसे ही पढ़ाते चले जाओगे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सुनने में समस्या आ रही होगी, कुछ बच्चों को देखने में भी समस्या आ सकती है। तो हर प्रकार का बच्चा होता है, हर प्रकार के बच्चे के नीड के अनुसार हमको उसको आगे बढ़ाना है। तो जो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है इसका 4 सही हो जाएगा। ए और बी, आपके ए और बी सही है बट आपका डी गलत है, तो आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। दिया है डैश आर इन इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनीफुल कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। मतलब जो होता है निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण पहलू है? ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। पहला आपका सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। दूसरा है आपका लगातार अभ्यास कराना, मतलब बच्चे को लगातार अभ्यास कराते रहोगे तो रट्टाफिकेशन को आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं देनी है। जहाँ पे आपका स्मरण करना आ जाए, लगातार अभ्यास करना आ जाए, वो आप लोग बिल्कुल भी पॉजिटिव मत मानिएगा, ये निगेटिव में जाता है। पुरस्कार एवं दंड, ये भी आपका पॉजिटिव नहीं होगा क्योंकि पुरस्कार कुछ हद तक सही माना जाता है लेकिन आपका जो दंड है वो बिल्कुल भी सही नहीं माना जाता है। पुरस्कार जैसे बच्चा बहुत ज्यादा वीक हो, मतलब बहुत ज्यादा बोरियत फील कर रहा है तो उसको थोड़ा पुश करने के लिए हम कभी कभी पुरस्कार दे सकते हैं। बट पुरस्कार हमेशा दें क्योंकि आप कब तक दोगे? अगर बच्चे को आपने एक चॉकलेट दी है कि ये आप अच्छे से याद करके आइएगा, कंप्लीट करके आइएगा, हम आपको एक चॉकलेट देंगे, आप कब तक उसको चॉकलेट दे दे के उसको याद कराओगे ना? तो ये आपका कुछ मतलब हद तक ठीक रहता है, बाकी आपका पॉजिटिव नहीं माना जाता है जो कि आपका पुरस्कार है। और दंड तो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है। आपका जो डी है उद्दीपक, उद्दीपक
उद्दीपन प्रतिक्रिया संबंध, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 2 है। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं, मतलब बच्चा समाज में रह करके सामाजिक अंतःक्रिया करके कि एक दूसरे से इंटरेक्ट होके ही बच्चा अपने जो ज्ञान का है उसका मतलब सार्थक संरचना बनता है, क्योंकि जो बच्चा एक दूसरे के संपर्क में आके एक दूसरे से बातचीत करके सीखता है, तो वो जो सीखता है एक्टिविटी करके सीखता है, एक दूसरे के तौर तरीके सीखता है, एक दूसरे के अनुभव सीखता है, जब वो किसी से बात करता है तो वो ज्ञान जो होता है उसके दिमाग में स्थायी रूप से बन जाता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा कि सामाजिक पारस्परिक क्रिया, मतलब जो बच्चा है वो समाज में रहता है, समाज के व्यक्तियों से मिलेगा, परस्पर क्रियाएं करेगा, मतलब अंतर संबंधित होता है, तो उनसे इंटरेक्ट होके वो सीखेगा। आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रिसर्च suggested that in a diverse classroom a teacher expected for her student their learning, मतलब आपका है अनुसंधान सुझाते हैं कि एक विविध कक्षा में, जहाँ पे एक कक्षा है हर प्रकार का बच्चा है, वहां पे हर प्रकार का बच्चा है, ठीक है, विविध कक्षा में अपने विद्यार्थियों से शिक्षक, जो शिक्षक हैं, की अपेक्षाएं विद्यार्थियों से क्या है। एक क्लासरूम में हर प्रकार का बच्चा है, तो हर प्रकार के बच्चा से एक जो शिक्षक है उसकी क्या अपेक्षाएं होती हैं, विद्यार्थियों से शिक्षक की क्या अपेक्षाएं हैं, ये आपको बताना है। तो विद्यार्थियों के अधिगम, ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। पहला ऑप्शन है के साथ संबंधित नहीं मानी जानी चाहिए, मतलब टीचर की कोई एक्सपेक्ट ही ना हो बच्चों के प्रति, मतलब टीचर की क्या सोच है, आपके टीचर की क्या थिंकिंग है बच्चे के प्रति, ये बहुत ज्यादा प्रभाव डालती है बच्चे के विकास पे। अगर टीचर ये कहता है बच्चे से कि तुम सीख सकते हो, तुम अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे में इतना इम्प्रूवमेंट आया है, तुम और कर सकते हो, तुम्हारे में ये क्षमता है, तो बच्चा और उससे बेहतर करके दिखाएगा। लेकिन अगर टीचर यहीं पे ये कह दे कि नहीं तुमसे नहीं होगा, तुम तो नकारे हो, तुमसे नहीं हो सकता, तो बच्चा जो करना भी चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो बच्चे की जो सोच है, मतलब टीचर की जो थिंकिंग है बच्चे के प्रति, वो बहुत ज्यादा बच्चे को प्रभावित करती है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो कभी भी टीचर के रूप में आपको बच्चे को नकारना नहीं है कि नहीं तुमसे ये नहीं हो सकता, बच्चे को प्रोत्साहित करना। आपको पता है कि बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा, लेकिन तब भी आपको उसको आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है कि हाँ आप कर सकते हो, आप में ये एबिलिटी है, आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होगा, इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कह रहा नहीं पड़ेगा, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ती है, पर प्रभाव छोड़ती है, यहाँ पे कह रहा नहीं छोड़ती है, भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि टीचर की क्या थिंकिंग है बच्चे के प्रति इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सी देख लेते हैं, पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ती है, बिल्कुल सही बात है, आपका सी ही ऑप्शन सही होगा कि टीचर जो है, अगर टीचर बच्चे को मोटिवेट कर रहा है तो बच्चा उससे बेहतर करके दिखाएगा, लेकिन टीचर वहीं पे अगर बच्चे को नकार रहा है तो बच्चा जो करना भी चाहेगा तो भी नहीं कर पाएगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन मच बेटर है, सी ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वे इज नॉट अ सुटेबल वे टू हेल्प हाइपर एक्टिविटी चिल्ड्रंस लर्न, मतलब है अति संवेदनशील, मतलब हाइपर एक्टिविटी होता है कि बच्चा अति संवेदनशील है, बच्चों को सिखाने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब भी क्वेश्चन हल करो, अगर नहीं लिखा हुआ है तो बहुत अच्छे से ध्यान से करिएगा, क्योंकि हम लोग पेडागोजी में ये रहता है कि हमारे दिमाग में थॉट बच जाता है कि हमको पॉजिटिव क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, बट हमको उसी में क्वेश्चन में थोड़ा सा चिपका देंगे, नहीं उसमें हम लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि जब निगेटिव है, नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको आंसर भी नहीं देना है, पॉजिटिव क्वेश्चन आंसर नहीं देना है, तो इसमें हम लोग पॉजिटिव दे देते हैं, ऑप्शन सही करके चले आते हैं, इसमें आपका गलत हो जाता है। तो नहीं जहाँ पे हो बहुत अच्छे से करिएगा, ये आपका क्वेश्चन कट करो, मतलब यहाँ पे आपका कंफ्यूजन हो क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा गलत भी होते हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के ऑप्शन। जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पहला ऑप्शन है एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, मतलब आप खंड, मतलब जो भी कार्य आप दे रहे हैं उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे। या फिर बी होगा अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश,
तो ये भी आपका पॉजिटिव मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पूछा है नहीं, तो आपको निगेटिव देखना है। पर ये तो सही है कि बच्चा अगर मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा टाइम तक क्लासरूम में या कोई टॉपिक को नहीं पढ़ सकता है, उसमें इतनी अभी क्षमता नहीं आई है कि वो 1 घंटे एक सब्जेक्ट को पढ़ सके, तो आप उसको छोटे-छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दीजिए कि आप इतना पैराग्राफ आज समझ लीजिए, कल इतना पैराग्राफ समझ लीजिए। तो इससे बच्चे को जो है समझने में भी आसानी होगी और आपको समझाने में भी आसानी होगी। तो आप छोटे-छोटे खंडों में तोड़ सकते हैं, क्योंकि जो अति संवेदनशील व्यक्ति हैं, जो हाइपर एक्टिविटी वाले बच्चे होते हैं, तो उनको समझने में थोड़ी-सी समस्या आती है। वो ज़्यादा देर तक अपना ध्यान एक जगह पे केंद्रित नहीं कर पाते हैं। तो ये आपका पॉजिटिव है। बी भी आपका पॉजिटिव है। सी देख लेते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। उनको उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधियाँ शामिल करें। बिल्कुल है कि बच्चा मतलब ज़्यादा देर तक नहीं टिक पा रहा है, उसकी वो दिमाग को एक जगह निर्धारित नहीं कर पा रहा है, तो हम फिजिकल एक्टिविटी करवा सकते हैं। लेकिन वहीं पे डी जो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ ये ऑप्शन दिया गया है कि बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। ये आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा है तो नहीं के साथ हम लोग निगेटिव ही ढूंढेंगे, तो निगेटिव ऑप्शन डी है, तो डी ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चा बेचैन है तो उसको आप फटकार नहीं लगा सकते, लेकिन आपका निगेटिव पूछा है तो निगेटिव के साथ ही हम लोग जाएंगे, तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। फ्रेंड्स, आज मैंने 10 ही क्वेश्चन लिए हैं। 10 क्वेश्चन आपके काफी इंपॉर्टेंट है। इस एक टॉपिक से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किए, तो 50 क्वेश्चन एक टॉपिक से बहुत ज्यादा इनफ है अभी के लिए। फिर जब आपका एग्जाम आ जाएगा, जब 1 मंथ बचेंगे, तो हम लोग बहुत ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, वहां पे आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा 5 क्वेश्चन, तो इसको लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लासरूम एनवायरमेंट रिच लर्निंग दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है, जो एक समृद्धशील शिक्षा है। पहला ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 का, वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित भिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो, ताकि सामग्री लंबे समय तक चले। क्या फायदा, अगर क्लास मतलब अगर स्कूल में आपके बहुत ज्यादा सामग्री है कि बच्चा दे मतलब अपना खेल सकता है, अपना उनका एक्टिविटी करके पढ़ सकता है, उनसे कुछ सीख सकता है, आपके क्लास स्कूल में है बहुत ज्यादा सामग्री, बट अगर बच्चों को आप दे ही नहीं रहे हो खेलने के लिए, तो उनको सजा के तो कर खाली रखना है, तो उनका कोई फायदा नहीं है बच्चों की लाइफ से। वो आप ले आओ रख दो सजा के, वो रखे रहेंगे, कोई उनका फायदा नहीं है उनकी लाइफ से, तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। बी ऑप्शन देख लेते हैं, वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधियां, ठीक है, खुली गतिविधियां होने और मतलब कोने हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली तत्काल सेल्फ में रखी हो, जो दिन के किसी भी समय में प्राप्त की जा सके। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बी पॉजिटिव ज्यादा है कि आपके क्लास में या फिर आपके स्कूल में मतलब बहुत सारी सामग्रियां हो जो आपके लिए जरूरी हो। बहुत सामग्री क्या मतलब ये नहीं कि जो बच्चे की एक्टिविटी से संबंधित हो, वो सामग्रियां होनी चाहिए, और बच्चा उनको मतलब जब भी चाहे, जब भी मतलब जो एक्टिविटी का पीरियड आए, तो बच्चा उनको खेल सके, उनसे सीख सके। ठीक है, और बल्कि खुली बाल साहित्य भी होनी चाहिए, जो बच्चा अपने दिन के किसी भी समय उनका उनका प्रयोग कर सके, जब उसको उसकी आवश्यकता हो। ठीक है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी भी ऑप्शन हम लोग चेक कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी निगेटिव पूछता है तो उसमें समस्या आ जाती है। बाकी बी आपका पॉजिटिव है, बाकी तो निगेटिव है, तो वो भी हम लोग देख लेते हैं। सी है, अलमारी में अच्छी तरह से संगठित सामग्री वाली कक्षा, जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाएं। तो हफ्ते में अगर आप एक बार ही बाहर लाके बच्चों को खिला दोगे, तो बच्चा इतना अच्छा नहीं सीख पाएगा, क्योंकि उसको हफ्ते में एक बार ही एक्टिविटी होगी, तो वो एक बार हफ्ते में सीखेगा, वो मतलब ज्यादा टाइम तक उसके दिमाग में स्थायी रूप से रहेगा, या फिर वो जब जो वो डेली एक्टिविटी करेगा वो ज्यादा स्थायी रूप में रहेगा। आप लोग खुद ही समझ सकते हो, तो ये आपका पॉजिटिव नहीं है। डी देख लेते हैं हम लोग, पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा। मतलब पाठ्य पुस्तक जो पुस्तक है आपकी सामग्री है, ये संसाधन का एकमात्र है, रिसोर्स है, मतलब एकमात्र रिसोर्स कहना नहीं सही होगा, ये संसाधन का एक पार्ट है। जैसे संसाधन में आपका बहुत कुछ आ जाता है, आपके एप्लीकेशन है, बहुत सारे ऐप है जिनसे पढ़ाइयाँ होती हैं, आपका यूट्यूब हो गया, कोई टीचर हो गए, बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारी कोचिंग है। तो ये जैसे कि बहुत सारे कोचिंग हैं, उनमें आपका ऑप्शन है
तो उसी प्रकार से पुस्तक भी एक ऑप्शन के रूप में है जो आपका मतलब पढ़ाई है, एक संसाधन के रूप में, लेकिन एकमात्र संसाधन है, एकमात्र संसाधन ये कहना गलत होगा। यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी-कभी पूछ लेता है कि जो पाठ्य पुस्तक है ये आपका एक संसाधन के रूप में, तो ये एक संसाधन के रूप में प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन ये एकमात्र रिसोर्स कह दिया जाए तो ये कहना गलत होगा। जैसे कि आपने देखा होगा, आपको पता ही है यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन हर टीचर अपने आप में बेस्ट है, लेकिन कोई ये कह दे कि हम ही बेस्ट हैं सबसे, तो ये कहना फिर बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि हर टीचर अपने आप में बेस्ट है। तो उसी तरह से पढ़ाई के सारे रिसोर्स अच्छे हैं, जो रिसोर्स है उन्हीं रिसोर्स में एक आपका पाठ्य पुस्तक भी आ जाता है। लेकिन ये कहना गलत है कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक, आप लोग खुद दिमाग लगाइए कि आप लोग सिर्फ पाठ्य पुस्तक से ही पढ़ते हो, सिर्फ आप बुकों से ही पढ़ के क्वालिफाई हो जाते हो, नहीं, उसके लिए आप स्कूल भी जाते हो, उसके लिए कोई टीचर से कोचिंग भी करते हो, कोई ट्यूशन भी पढ़ लगाते हो, यूट्यूब का सहारा भी लेते हो, कोई एप्लीकेशन पे आप ऑनलाइन पेमेंट करके भी ऑनलाइन क्लासेस करते हो, तो बहुत सारे रिसोर्स हैं पढ़ाई के। तो उसी रिसोर्स में पाठ्य पुस्तक आपका एक साधन है, बाकी ये कहना कि एकमात्र साधन है ये कहना गलत होगा। तो इसमें आपका बी जो है ये भी निगेटिव है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है, तो आप लोग ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन आपका हिंदी में पूछ लेता है, कभी कभी सीडीपी में भी आ जाता है। Which one of the following best describes the role of textbook in the classroom? निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? जो क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। बिल्कुल सही बात है। अभी मैंने आपको बताया कि जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वो संसाधन के रूप में एकमात्र नहीं रिसोर्स है, बल्कि एक साधन है। ठीक, जैसे कि आपका कोई कोचिंग हो गई, आपके कोई टीचर हो गए, यूट्यूब हो गया, बहुत सारे एप्लीकेशन है, तो उसी प्रकार एक पुस्तक भी आपका इसी संसाधन में आ जाता है। लेकिन ये कहना गलत है कि एकमात्र साधन है, ये नहीं आप कह सकते। तो जो पाठ्य पुस्तक की जो भूमिका है वो एक साधन के मतलब साधन के रूप में है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन हम लोग बाकी क्वेश्चन भी चेक कर लेते हैं। जो आपका बी है, ठीक, जो आपका बी है, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं, या फिर आपका होगा, क्योंकि तो ये कहना गलत है क्योंकि सभी जगह की हर पुस्तक अलग है। ठीक है, आपने देखा होगा कितनी सारे पुस्तकें चलती हैं, कितने सारे मतलब प्रकाशन है, सबका अपना अलग अलग सिस्टम है, तो ये कहना गलत है। सी देखते हैं, वे अध्ययन के मतलब वो अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों को और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ये भी मार्गदर्शन तो पुस्तक जो है वो बच्चे को देती है, मतलब जो है मार्गदर्शन प्रदान करती है। ठीक है, डी है, वह संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, तो ये कहना भी गलत होगा। वहां पे पूछा है कि आप मतलब जो पाठ्य पुस्तक है आपका, जो पाठ्य पुस्तक है वो क्या भूमिका, मतलब उसका जो भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन क्या है, तो वह एक कक्षा में उपलब्ध संसाधन के संदर्भ में सामग्री के रूप में एक है। ठीक, वो सब कुछ नहीं है। जो आपकी पाठ्य पुस्तक है वो एक सिर्फ रिसोर्स है, सब कुछ नहीं है, ये कहना गलत होगा। Which one of the following is the most suitable to improve children's learning? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? इसमें से आपको ऑप्शन देखना है कि बच्चे का जो अधिगम है, बच्चा किससे बहुत अच्छे से सीख सकता है, वो उसमें आपको पॉजिटिव क्वेश्चन ढूंढ के ऑप्शन देख के आपको टिक करना है, जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका। पहला है, नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित करनी चाहिए। आप नियमित मूल्यांकन करते रह जाओगे, ये सही नहीं है कि आपने थोड़ा सा पढ़ा है, आपने उसका मूल्यांकन कर लिया, क्योंकि बच्चे को भी थोड़ा सा टाइम दीजिए, वो भी समझे, अपना खुद से देखे कि हाँ इसमें ये सही है, या फिर वो अपना भी उसमें समझ बनाए, तो ये तुरंत आप मूल्यांकन नहीं कर सकते। बी ऑप्शन है आपका, जो बी है, शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। या फिर आपका सी है, कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। तो सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होना भी जरूरी नहीं है कि आप सारे उस मतलब सामान उपलब्ध करा रहे हैं और उनका कोई भी प्रयोग नहीं हो पा रहा, तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्कूल आपने देखा होगा जहाँ पे शायद सही से श्यामपेट मतलब ब्लैक बोर्ड भी नहीं होगा,
सारी सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है, बच्चों को बैठने के लिए शायद सही से बेंच भी ना मिले, जो उनकी सीट है वो भी शायद अच्छी ना हो। तो ये कहना भी गलत होगा, पर हाँ, बच्चे की नीड के अनुसार हमको इतनी एक्टिविटी क्लास में करवानी चाहिए, इतनी संसाधन प्रयोग करने चाहिए जिससे बच्चा कुछ सीख के आगे बढ़ सके। डी ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। यहाँ पे आप लोगों को एक और समझ में आएगा, एक और बात अच्छे से समझ आएगी कि यहाँ पे ऑप्शन चारों पॉजिटिव हैं, चारों पॉजिटिव हैं कुछ हद तक, बट पेडालॉजी में यही खेल है कि सबसे अच्छा कौन सा क्वेश्चन है। ऑप्शन दो मतलब चार दिए जाएंगे आपको, आपको देखना है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा बेस्ट है, वो आपको चूज करना है, क्योंकि वही आपको एक नंबर दिलाएगा। ठीक, यहाँ पे ये नहीं होता है कि 2 × 2 हमेशा 4 ही होगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। पैथोलॉजी में यही खेल है और यही आपको कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बिल्ड करना है, ये आपका सीडीपी से ही बिल्ड होगा। आप लोग प्लीज ये मेरी बात को जरूर समझिएगा। मैं इसलिए इस बात को हमेशा आप लोगों से फोकस मतलब हमेशा कहती हूँ कि आप लोग सीडीपी को ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि आपका जो सीडीपी है यही आपका पैथोलॉजी स्ट्रॉन्ग कर देगा, यही आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा आपके दिमाग में कि आप क्वेश्चन को कैसे डील करोगे। कंटेंट जो आता है वो आप लोग कंटेंट पढ़िए, क्योंकि ईवीएस में 15 नंबर का कंटेंट आता है। आप लोग कंटेंट भी अच्छे से देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप लोग पूरा सीडीपी पे ही सहारे हो जाइए, आप कंटेंट भी देखिए, लेकिन जो ईवीएस में 15 नंबर की पैथोलॉजी आती है वो आपका सीडीपी से ही कवर होगा, क्योंकि सीडीपी ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगी कि क्वेश्चन को हमको कैसे डील करना है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि सारे क्वेश्चन पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चे के संसाधन भी होने चाहिए, पर हमको ये देखना है कि सबसे बेस्ट कौन सा है जो हमें एक नंबर दिलाएगा, तो इसमें डी है जो सबसे बेस्ट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। क्योंकि बच्चा जब खुद से एक्टिविटी करेगा, हमको ये देखना है कि बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव किस में है, तो सबसे ज्यादा बच्चा आपका 4 ऑप्शन में एक्टिव है, क्योंकि जब बच्चा खुद से करके सीखेगा, जब उसकी सारी ज्ञानेंद्रियां जिसमें प्रयोग हो रही हैं, वो छू रहा है, वो खेल रहा है, वो बातचीत कर रहा है, तो वो ज्यादा करके सीखेगा। तो यही आपका ऑप्शन डी सही होगा, जिसमें बच्चा ज्यादा एक्टिव है वही ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। 10 ही क्वेश्चन है, तो अभी फटाक से वीडियो कंप्लीट हो जाएगी, क्लास खत्म हो जाएगी, तो आप लोग प्लीज इसको मिस मत करिएगा, लास्ट तक जरूर वॉच करिएगा। नेक्स्ट है the discipline which has been significant role in the learning environment is of the kind which helps, मतलब अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है। जो आपका इन्वायरमेंट है, तो आपका इन्वायरमेंट अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी आप बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, क्योंकि बच्चा इन्वायरमेंट से बहुत कुछ डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट भी सीख जाता है, तो इन्वायरमेंट बच्चे के अधिगम में बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी आप लोगों ने देखा होगा कि जो स्कूल कॉलेज बनते हैं वो ऐसी जगह पे बनाए जाते हैं कि जहाँ पे शांति हो, जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा ना हो कि बच्चे को डिस्टर्ब हो। तो इन्वायरमेंट अधिगम में तो काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। पर हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन पहला है, बच्चों को अपनी शिक्षा को नियमित विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो बच्चा जब खुद से मॉनिटर होगा, मतलब खुद से वो देखेगा, इसमें आपका ए ही ऑप्शन सही होगा। जब बच्चा खुद से देखेगा कि हाँ मैंने इतना आज इतना कवर किया है, कल मुझे ये टॉपिक कवर करके लाना है, या मैंने आज इतने प्रैक्टिस किए हैं क्वेश्चन, कल मुझको ये प्रैक्टिस करना है। तो जब बच्चा खुद से अपने आप को गाइड कर रहा है, खुद से अपने आप को मोटिवेट कर रहा है, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा तरीका माना जाता है। तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही होगा, लेकिन बाकी ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। चुप्पी साधने के लिए, कि बच्चा चुप रहे, ये भी आपका गलत है। शिक्षकों को निर्देश, मतलब शिक्षक निर्देश दे रहा है बस, तो निर्देश देना सही नहीं माना जाता है कि आप शिक्षक को मतलब बच्चे को निर्देश दे रहे हो। आप उसको सलाह दे सकते हो बट निर्देश नहीं दे सकते, जो आपका एनसीएफ कहता है। जो आपका डी है कि बच्चों को रट्टाफिकेशन, मतलब उसको रट के याद करा दो, तो ये भी आपका पॉजिटिव नहीं है। आपका ए ही ऑप्शन सही है कि बच्चा खुद से जब मॉनिटर होगा, मतलब खुद से जब वो समझेगा, तब वो अच्छे से सीख पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, which of the following play an important role in the child socialization, निम्नलिखित में से बच्चों के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बच्चे का समाजीकरण कहाँ से होता है? मीडिया से बच्चे का समाजीकरण होता है। मैंने कल की वीडियो में, या शायद मैंने सोशलाइजेशन की वीडियो में आपको बताया था कि बच्चा आज की जो डेट है, आज की डेट में बच्चा मीडिया सोशल मीडिया पे हर व्यक्ति निर्भर है।
तो सोशल मीडिया को आप कैसे यूज कर रहे हो, आप उसमें कैसे वीडियोस देख रहे हो, कैसी मूवी देख रहे हो, आप पढ़ने के लिए यूज कर रहे हो या फिर आप क्या कर रहे हो, उसका आपके पे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो आप वहां से आपका समाजीकरण हो रहा है, क्योंकि जैसा आप मोबाइल को यूज कर रहे हो, जैसा आप सोशल मीडिया को यूज कर रहे हो, आप वैसे बन जाओगे। ये बात बिल्कुल सही है। विद्यालय, स्कूल, मतलब घर के बाद स्कूल ही ऐसा एक मतलब स्थान है जहाँ पे बच्चा ज्यादा समय बिताता है। तो विद्यालय भी, विद्यालय कैसा है, वहाँ के टीचर कैसे हैं, वहाँ के बच्चे कैसे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, इससे भी बच्चे का जो मतलब समाजीकरण होता है। अगर विद्यालय अच्छा है, वहाँ के टीचर अच्छे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो बच्चा बहुत अच्छा बन जाएगा। लेकिन अगर आपका विद्यालय अच्छा नहीं है, आप वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, टीचर अच्छे नहीं है, बच्चे अच्छे नहीं है, तो बच्चा वैसा ही बन जाएगा। तो ये भी बच्चे के समाजीकरण में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जो आपका विद्यालय है। मीडिया भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज की डेट में हर व्यक्ति सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ है, वो उसी पे निर्भर है। आपका परिवार हुआ, परिवार भी आपका जो है समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बच्चे का जो समाजीकरण है वो परिवार से ही शुरू होता है। बच्चा जन्म लेता है पहले अपने घर में, परिवार में, फिर वो अपने परिवार के व्यक्तियों के संपर्क में आता है, अपने मम्मी पापा भाई बहन सबके संपर्क में आता है, फिर पड़ोसियों के संपर्क में आता है। तो जो ये आपके चार ऑप्शन है, ये चारों व्यक्ति के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाकी और भी साधन हो सकते हैं, जैसे आपका लाइब्रेरी हुआ, आपके क्लब हुए, आप मतलब व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ टाइम उसका सोशलाइजेशन चलता रहता है, उसका जो समाजीकरण है वो चलता रहता है, वो हर व्यक्ति से मिलता रहता है, बातचीत होती है, अपना अनुभव शेयर करता है, सामने वाले से हम कुछ सीखते हैं, कुछ भी सामने वाला व्यक्ति हमसे सीखता है। तो ये जो समाजीकरण है ये जीवन पर्यंत चलता रहता है। ये हुआ। और एक आप लोग इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिए, जो आपका परिवार है ये प्राइमरी में जाएगा। जो आपका प्राइमरी एजेंसी है, मतलब प्रारंभिक मुख्य नियम जो होते हैं, जो आपका प्राइमरी एजेंसी है वो आपका परिवार हो जाएगा। वहीं पे आपका जो विद्यालय हुआ, आपका मीडिया हुआ, और जो नेबरहुड है, नेबरहुड को भी कभी कभी प्राइमरी मान लेते हैं, लेकिन लेकिन अगर जो आपका पास पड़ोस है, जो आपका नेबरहुड है, अगर परिवार के साथ दिया है तो आपका प्राइमरी में चला जाएगा। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर विद्यालय परिवार के साथ दिया तो आपका प्राइमरी में जाएगा। अगर मीडिया परिवार के साथ ऑप्शन में दिया, जैसे कि आपका परिवार हुआ और विद्यालय हुआ, तो ये आपका प्राइमरी में जाएगा, तो आपका प्राइमरी में जाएगा। लेकिन अगर परिवार नहीं दिया गया है, अगर परिवार नहीं दिया गया है, विद्यालय दिया गया है, तो ये आपका सेकेंडरी में जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आपका मीडिया भी सेकेंडरी में जाएगा, आपका पास पड़ोस भी सेकेंडरी में चला जाता है, क्योंकि नेबरहुड की कोई खुद की वैल्यू नहीं रहती, इनको जहां डाल दो ये उन्हीं के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है कि आपके सेकेंडरी सोशलाइजेशन, मतलब सेकेंडरी एजेंसी क्या है, आपकी प्राइमरी एजेंसी क्या है। तो प्राइमरी एजेंसी जो होती है आपका परिवार होता है, सेकेंडरी एजेंसी आपका विद्यालय होता है, आपका मीडिया हो सकता है, आपका पास पड़ोस, आपकी लाइब्रेरी, आपका मतलब कुछ भी आप मान सकते हैं, आपकी लाइब्रेरी हुई, आपका मतलब क्लब हुआ, जो भी आप लोग जहाँ एक्टिविटी करते हो। तो बाकी जितने भी रिसोर्स हैं आपके वो सेकेंडरी में जाते हैं, पर परिवार जो है आपका ये प्राइमरी में जाता है। आप लोग ऐसे भी इसको रिलेट कर सकते हैं अपनी रियल लाइफ से। आप मतलब कि जो बच्चे का जब जन्म होता है, बच्चा सबसे पहले किसके संपर्क में आता है, अपने परिवार के संपर्क में आता है, अपने माँ बाप के संपर्क में आता है, अपने भाई बहन, अपने दादा दादी के संपर्क में आता है। तो बच्चा सबसे पहले जन्म के बाद जिसके संपर्क में आता है वही उसका प्राइमरी हो जाएगा। उसके बाद सारे जितने भी रिसोर्स हैं वो उसके सेकेंडरी में चले जाते हैं। आप लोग ऐसे ध्यान रख सकते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 था इसका डी ऑप्शन, मतलब 4 ऑप्शन सही होगा, क्योंकि ए और बी सी डी ये चारों ऑप्शन सही है। चारों ऑप्शन से व्यक्ति का सोशलाइजेशन होता है, तो इसमें 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहा। Which of the following statement about students failure in school are correct? मतलब विद्यालयों में विद्यार्थियों की असफलता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कि आखिर बच्चे फेल क्यों होते हैं विद्यालय में। पहला ऑप्शन है विशेष जातियों और समुदायों से संबंधित विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि उनकी योग्यताएं नहीं होती। ये कहना गलत है कि अगर बच्चा नीची कास्ट का है, मतलब उसकी मतलब नीची कास्ट का है, या उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, या उसका मतलब मतलब उसका कल्चर भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, तो वो फेल हो सकता है। इसका बहुत ज्यादा अच्छा उदाहरण है आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो सकते हैं। ठीक, एपीजे अब्दुल कलाम को आप लोग देख सकते हो। तो ये कहना गलत होगा कि अगर वो नीची जात के हैं या उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, वो पिछड़े मतलब उनका कल्चर बहुत अच्छा नहीं है, तो वो सफल नहीं हो सकते, ये कहना गलत होगा।
बी ऑप्शन है, विद्यार्थी विद्यालयों में असफल होते हैं क्योंकि उन्हें अधिगम के लिए उपयुक्त पुरस्कार नहीं दिए जाते। ये भी कहना गलत होगा कि उनको पुरस्कार, बच्चों को आप कब तक उसको पुरस्कार दोगे? अगर आपने एक बार दे दिया, आपने 2 बार दे दिया, आप लाइफ टाइम तो उसको पुरस्कार देके नहीं, उसको नहीं बढ़ा सकते। वो खुद से मोटिवेट हो। मैंने ये मोटिवेशन में आपको बताया था कि 2 प्रकार के आपके होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो आपका आंतरिक अभिप्रेरणा होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है कि आप खुद से मोटिवेट हो। आपको म्यूजिक बजाना पसंद है क्योंकि आपको पसंद है इसलिए आप म्यूजिक बजाते हो। उसके लिए अगर कोई पैसे दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं दे रहा तो कोई बात नहीं। आपको टीचिंग करना पसंद है तो आप टीचिंग कर रहे हो, अब उसके लिए पैसे मिल रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहे हैं तब भी आप टीचिंग कर रहे हो। आप कोई, जैसे आपको गार्डनिंग करना पसंद है, आप लोग गार्डनिंग कर रहे हो, आप उसके लिए कोई पैसे दे रहा है तब भी अच्छा है, नहीं दे रहा तब भी अच्छा है। तो जो खुद में खुद के लिए जिससे हमको कोई काम करके हमें अगर संतुष्टि मिल रही है, हमको सुकून मिल रहा है तो हम वो कार्य करेंगे। तो वो हो जाते हैं आपका आंतरिक अभिप्रेरणा। जिससे आपको जॉब लेनी है, बहुत लोगों की नीड हो सकती है, बहुत लोगों की ख्वाहिश है कि हाँ हम अपनी जॉब एक जॉब पा जाएं, अपनी लाइफ सेटल कर लें, अपनी जिंदगी अच्छे से आराम से जिए अपने परिवार के साथ। तो उनकी आंतरिक अभिप्रेरणा है वो मोटिवेट खुद से होते रहेंगे। लेकिन जिनको कि हाँ हमको सामने वाले को इम्प्रेस करना है या मुझे एक बाइक लेनी इसलिए मुझे एक एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, बाइक पा जाएंगे, उसके बाद उनका जो अभिप्रेरणा है वो डाउन हो जाएगा क्योंकि उनकी जो आवश्यकता है वो पूरी हो चुकी। ये मैंने मैस्लो की थ्योरी भी डिस्कस की है, उसमें मैंने आपको बताया है, वो आप लोग जाके देखिए जो अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है, वो आपकी रियल लाइफ से कनेक्ट करती है, वो काफी आपको समझा देगी कि हाँ हम लाइफ में कब कैसे मोटिवेट होते हैं और क्या है। तो वो भी आप लोग क्लास जाके देख सकते हैं। ठीक, तो ये आपका कहना गलत होगा। सी ऑप्शन देख लेते हैं, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि शिक्षण उस तरीके से नहीं किया जाता जो उनके लिए सार्थक हो। सही बात है। आप शिक्षक हो, आप टीचर हो, आपको ये देखना है कि आपके क्लास में कैसे बच्चे हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको देखने में समस्या आ सकती है, कुछ बच्चों को सुनने में समस्या आ सकती है, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो देख के ज़्यादा समझते होंगे, कुछ बच्चे एक्टिविटी करके, टच करके, सुन करके ज़्यादा अच्छे से समझते होंगे, कुछ बच्चे गतिविधियाँ करके बहुत अच्छे से सीखते होंगे। तो हमको हर बच्चे की नीड के अनुसार उनको आगे बढ़ाना है। जैसे बच्चे को देखने में समस्या आ रही तो आप उसको आगे बैठा दीजिए, किसी बच्चे को सुनने में समस्या आ रही तो आप उसको आगे बैठा सकते हैं। ठीक, कुछ बच्चे एक्टिविटी करके बहुत अच्छे से सीखते हैं तो आप एक्टिविटी करके सिखाइए। तो हर बच्चे की नीड के अनुसार टीचर के रूप में आपको उसको इंक्लूड करना है और आगे बढ़ाना है। तो आपका सी ऑप्शन सही है। डी देख लेते हैं, विद्यार्थी असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय व्यवस्था प्रत्येक विद्यार्थी की आवश्यकताओं को और और अभिरुचियों को पर ध्यान नहीं देती कि आखिर बच्चे की नीड क्या है, बच्चा किस में इंटरेस्ट ले रहा है। अगर बच्चे को स्पोर्ट में इंटरेस्ट है तो आपको उस तरीके से उसकी एक्टिविटी कराइए। बच्चे को अगर म्यूजिक में इंटरेस्ट आ रहा है तो बच्चे को आप म्यूजिक की क्लासेस कराइए। तो बच्चे की क्या नीड है, बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं, बच्चे को अगर देख के समझ आ रहा है तो आप देख के उसको ज्यादा एक्टिविटी कराइए। तो बच्चे की जो नीड है उनको हमको ध्यान में रखना है, बच्चे की जो आवश्यकताएं हैं उनको ध्यान में रखना है। बच्चे की जिस तरीके का बच्चा है, जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो हमको पूरी करनी है और उनको सबको इंक्लूड करना है और साथ में लेकर उनको आगे चलना है। क्योंकि जो स्कूल है वो बच्चे के लिए है, ना कि बच्चा स्कूल के लिए। जो स्कूल है वो बच्चे के लिए है। जो स्कूल की व्यवस्थाएं हैं बच्चे के नीड के अनुसार हम अपनी स्कूल की व्यवस्थाओं में बदलाव ला सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि स्कूल के अनुसार बच्चे में बदलाव आए। ये कहना गलत है, आपका एनसीएफ इसको नकारता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जो आपका 10 है इसका ए ऑप्शन सही होगा क्योंकि सी और डी ही आपके ऑप्शन सही है, तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये थे 10 क्वेश्चन फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए। आज से आपका सिविलाइजेशन जो आपका समाजीकरण है ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसकी प्रैक्टिस भी इसमें हमने 50 क्वेश्चन किए, बहुत हैं, तो इनफ है अभी के लिए। हम लोग जब आपका एग्जाम आ जाएगा 1 महीने बचेंगे तो सब मिक्स क्वेश्चन करेंगे, मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। 2 वीडियो और मैंने सिविलाइजेशन पे प्रैक्टिस की डाली है, वो आप लोग जाके देखिए। ये आज आज से ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। कल हम लोग जो दूसरी वीडियो होगी वो आपकी जेंडर से होगी, क्योंकि जेंडर पे भी हम लोगों को प्रैक्टिस करनी। वहां से एक क्वेश्चन बनता है, जो क्वेश्चन बनता है जहां से वो मैंने जो आपका सिविलाइजेशन और जेंडर दो मैंने एक दो थ्योरी मैंने एक ही में डिस्कस की है, 2 टॉपिक। जो वीडियो मैंने बनाई है वो आप लोग वहां जाके देखिए। वहां मैंने बताया हो कि आखिर कहाँ से क्वेश्चन बन जाता है जो आपका जेंडर से।
तो वो क्वेश्चन वहीं से बनता है और 1 नंबर का यहाँ से आ जाता है। तो आपका वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, बट हमको साथ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वहीं से क्वेश्चन बन जाए। तो वो वीडियो आप लोग भी जेंडर वाली देखिएगा और ये वीडियो भी अच्छे से शेयर मतलब देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिएगा एंड इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग सीडी भी बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं एंड साथ में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। यहाँ पे आपको डेली शाम 4 बजे वीडियो मिलेंगी, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। कल मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।